नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो है काशी में, बनारस में, लेकिन उसकी राजनीतिक धमक, धार्मिक ही नहीं है, धार्मिक प्रभाव के कारण उसकी राजनीतिक धमक तमिलनाडु में सुनाई दे रही है। पूरे दक्षिण भारत में है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, क्योंकि भगवान शिव के उपासक शायद सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही मिलेंगे आपको, दक्षिण में। तो इसलिए जो है पूरे दक्षिण में शिव की पूजा होती है, लेकिन तमिलनाडु में उसका राजनीतिक असर इतनी जल्दी और इस तरह से दिखाई देगा, इसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। पहले द्रमुक सरकार जिस तरह से काम कर रही, खासतौर से पिछले 1 साल में एम.के. स्टालिन के आने के बाद से, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से, वो एक बार संकेत दे रहे हैं कि जैसे वो 1967 का जो दौर था द्रविड़ आंदोलन का, उस दौर में राजनीति को ले जाना चाहते हैं, हिंदू विरोध की राजनीति करना चाहते हैं। बार इस बात के संकेत दे रहे हैं, बार ऐसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने पहला कदम उठाया, कई कदम उठाए, लेकिन बड़ा कदम जिस पर उनको पीछे हटना पड़ा। अब मैं आपको गिनती बताऊंगा कौन कौन से कदम उठाए जिनसे पीछे हटना पड़ा। पहला, पट्टिना प्रवेशम, 500 साल पुरानी परंपरा, जिसमें उस मत को मानने वाले, उस परंपरा को मानने वाले अपने जो उनके महंत हैं उनको पालकी में बिठाकर कंधे पर लेकर जाते हैं। ये यात्रा निकलती है। इस पर तमिलनाडु की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाया कि सुरक्षा कारणों से इसको बंद किया जा रहा है और ये मानवीय जो है वो काम नहीं है, इसलिए इस पर जो है रोक लगाई जा रही है। इसका विरोध हुआ, संतों ने विरोध किया, आम लोगों ने विरोध किया और इस विरोध में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हो गई। आखिर में मामला गया अदालत में। अदालत ने कहा कि ये परंपरा 500 साल पुरानी है, सरकार इसे बंद नहीं कर सकती है। तो सरकार को उस परंपरागत जो है समारोह को होने का, वो यात्रा निकालने की इजाज़त भी देनी पड़ी और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ी। तो ये एक बड़ा जो है सेटबैक था एम.के. स्टालिन के लिए, लेकिन उससे उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। सबक इसलिए नहीं सीखा कि वो कुछ बदलना नहीं चाहते। वो जिस तरह की राजनीति पर, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, असल में 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। द्रमुक आंदोलन के जो लोग हैं, खासतौर से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है डीएमके, उसके लोग अपने को अनीश्वरवादी मानते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वो जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका सम्मान बढ़ रहा है तमिलनाडु में, और हिंदू धर्म को लगातार जो है दबाने की कोशिश, कुचलने की कोशिश हो रही है। उनका कैडर चुनाव के समय जो है, उनका कैडर और एम.के. स्टालिन, उनकी पत्नी, उनके फ़ोटो छपने लगे कि कैसे मंदिर जाते हैं। एम.के. स्टालिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी पत्नी कितनी जो है वो भक्त हैं भगवान की, और कैसे कैसे किन किन मंदिरों में जाती हैं, किन किन समारोहों में शामिल होती हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया कि उनकी सरकार आएगी तो बुज़ुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का प्रबंध करेगी, मुफ्त तीर्थ यात्रा का। ये सब करने के बाद, अब सरकार आने के बाद वो पलट गए हैं। वो लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि वो 1967 की याद दिला रहे हैं, 1967 की द्रविड़ आंदोलन की, जो हिंसक आंदोलन हुआ था उसकी। तो उसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन दूसरा मुद्दा हुआ, मदुरै मेडिकल कॉलेज के डीन ने चरक संहिता के हिसाब से शपथ दिलाई नए डॉक्टरों को। जो हिपोक्रेटिक ओथ होती है, जो चली आ रही है बरसों से, दशकों से, शताब्दियों से शायद चली आ रही है, उसकी बजाय चरक संहिता के अनुसार शपथ दिलाई। डीन को इसके लिए उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इसका विरोध तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने किया। इस पर जनता का विरोध शुरू हो गया, मेडिकल फ्रेटर्निटी से विरोध शुरू हो गया, और उसके बाद दबाव इतना ज़्यादा बढ़ा। फिर कह रहा हूँ, फिर इस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी को दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। आखिर में अदालत से फिर बहाल हुए डीन, जो जिनको सस्पेंड किया गया था, और उस चरक संहिता की जो शपथ थी उसको ठीक माना गया, उसमें कोई गलती नहीं मानी गई। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ का मतलब मूल होता है, तो मूल जो है वो हिपोक्रेटिक ओथ कैसे हो सकती है? मूल अगर है कुछ तो चरक संहिता हो सकती है।
तो आप चरक संहिता का विरोध करेंगे और हिपोक्रेटिक ओथ को जो है उसको जो है वो मूल मानेंगे या उसको उचित मानेंगे, ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो आप कहिए कि हमने जो रास्ता था, जो द्रविड़ का मतलब है, उसको हमने छोड़ दिया है, हम उस रास्ते से अलग हो गए हैं। वो भी आप नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी को खुश करना है, क्योंकि आपको जो क्रिश्चियन समुदाय है, जो धर्म परिवर्तन का अभियान बड़े पैमाने पर चला रहा है, उसकी आप मदद कर रहे हैं, उसके बदले में उसका राजनीतिक फ़ायदा ले रहे हैं। तो इसलिए जो है आप लगातार ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ जाती हों। केवल इतना नहीं है कि आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं और जो लोग धर्मांतरण में लगे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप उनको खुश करने के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका जनमानस पर क्या असर पड़ रहा है, इसका शायद अभी पूरी तरह से अंदाज़ा एमके स्टालिन और उनकी पार्टी को नहीं हुआ है। फिर एक घटना हुई, डीएमके सरकार में शिक्षा मंत्री के पॉनमुडी, उन्होंने हिंदी की बात आई तो उन्होंने कहा कि हिंदी से अगर रोज़गार मिलता है, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में, चेन्नई में, उन्होंने कहा पानी पूरी बेचते हैं। तो इसके बाद फिर हंगामा शुरू हुआ। आखिर में उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके लिए जो है एक तरह से खेद जाहिर करना पड़ा कि उनका ये मतलब नहीं था, वो अर्थ नहीं था, ये सब कर, ये एक तरह का वाटर टेस्ट किया जा रहा है कि हिंदी हिंदू विरोध में कहाँ तक जा सकते हैं, कितना लोग सुनने को तैयार है, कितना बर्दाश्त करने को तैयार है। ये एमके स्टालिन और उनकी पार्टी की ओर से लगातार इस तरह का अभियान चल रहा है। फिर एक और घटना हुई, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अन्नामलाई को पूर्व राज्यसभा सांसद और डीएमके के वरिष्ठ नेताओं में से एक आरएस भारती ने धमकी दी। धमकी क्या दी? अब ये सुनना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये इस धमकी के दूरगामी असर हैं, इसका अतीत भी है। उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा हाल भी कृपानंद वरियाल स्वामीगल की तरह कर देंगे। क्या हुआ था उनके साथ? ये घटना है 1972 की। वो बड़े संत थे तमिलनाडु के। उन्होंने 1979 में अपनी आत्मकथा बायोग्राफी में इस घटना का जिक्र किया है। 1972 में वो एक व्याख्यान माला के लिए गए थे और उनकी विशेषता क्या थी, उनका विरोध डीएमके क्यों करती थी कि वो तमिल साहित्य से, मूल तमिल साहित्य से हिंदुत्व की बात करते थे और बहुत आसान तरीके से लोगों को समझाते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या है, ये क्यों जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो हिंदुत्व की बात करना, वो भी तमिल साहित्य से निकालकर, ये दोनों बातें डीएमके को पच नहीं रही थी। तो वो व्याख्यान माला के लिए जहाँ गए, वहाँ पहुँचे तो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बुखार था, फिर भी कार्यक्रम चला। रात में, आधी रात के बाद 300-400 द्रमुक कार्यकर्ताओं, समर्थकों ने वो जगह घेर लिया, उन पर हमला करने के लिए आए थे। वहाँ हमला शुरू हो गया। जो व्यवस्थापक थे उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई तब किस समय पर पहुंच गई, इसलिए उनकी जान बच गई, वरना शायद वो जिंदा न बचते। इसी घटना को याद दिलाते हुए आरएस भारती कह रहे हैं अन्नामलाई से कि तुम्हारा भी हाल वैसा ही कर देंगे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अन्नामलाई और भारतीय जनता पार्टी डीएमके के लिए कितना बड़ा सरदर्द बन गए। इसका मतलब है कि बीजेपी तमिलनाडु में डीएमके को चैलेंज कर रही है। 1 साल पूरा हुआ है अभी सरकार को बने हुए। उस मौके पर सबसे ज़्यादा आलोचना बीजेपी की ओर से हुई सरकार की कि क्या वादे किए थे, क्या पूरे नहीं किए, क्या करने को कहा था, किस तरह से उससे अलग जा रहे हैं। बाकी एआईडीएमके कुछ बोल नहीं रही है, बाकी जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं छोटी, वो चुप है, और कांग्रेस तो समर्थन में है, सरकार में है, इसलिए उसके बोलने का कोई सवाल नहीं। तो अपोजिशन का स्पेस कम से कम परसेप्शन के स्तर पर इस समय बीजेपी ने तमिलनाडु में हथिया लिया है। और अब एक और घटना हुई अभी 2 दिन पहले। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज जीआर स्वामीनाथन नागरकोइल में किसी शादी के समारोह में आए थे। उनको एक व्यक्ति ने, एक ग्रामीण ने व्हाट्सएप किया
जहाँ से भी उनको उसको नंबर मिल गया हो उनका व्हाट्सएप किया। हमारे गांव में अभीष्ट वरदराज स्वामी की एक रथ यात्रा निकलती है। प्रशासन ने इस रथ यात्रा को रोक दिया है। अगर आज ये रथ यात्रा नहीं निकली तो हमारे गांव में बड़ा अनिष्ट होगा, भगवान की जो है हमारे ऊपर भगवान का श्राप होगा और गांव का बड़ा नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि व्हाट्सएप पर किसी ने संदेश भेज दिया तो आमतौर पर होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रजिस्ट्री को कह सकते हैं कि भाई ये लिस्ट कर दीजिए, इसकी सुनवाई फलां दिन होगी। लेकिन उस ग्रामीण का कहना था कि आज ही इस पर अगर फैसला नहीं हुआ तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तो एक अभूतपूर्व काम किया जज साहब ने, जज जी.आर. स्वामीनाथन ने। उन्होंने कहा कि वो व्हाट्सएप पर ही कोर्ट लगाएंगे और वहीं सुनवाई करेंगे। उन्होंने जहां शादी समारोह में गए थे वहीं से जो एडवोकेट जनरल हैं उनको शामिल किया, ग्रामीण जो था उससे वकील को, और ये तीनों के बीच में चर्चा हुई, मामले की सुनवाई हुई। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उनकी सरकार इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसको रोका गया है। जिस इंस्पेक्टर ने इसको रोका था उसके खिलाफ एक्शन की बात ग्रामीण लोग कर रहे थे। अदालत ने तत्काल प्रभाव से उस रोक को रद्द कर दिया और ये निर्देश दिया राज्य सरकार को कि ये रथ यात्रा सुरक्षित तरीके से चले, ये इंश्योर कीजिए। सरकार जो बहाना बना रही थी वो ये कह रही थी कि कुछ दिन पहले तंजावुर में एक घटना घटी, इसी तरह के रथ यात्रा निकल रही थी। रथ का ऊपर का हिस्सा कहीं एक बिजली के तार से टकराया और बिजली का करंट लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। तो जज साहब ने कहा कि जब तक रथ यात्रा निकलती है 2.5-3 घंटे उस इलाके की, जिस इलाके से गुजरती है, बिजली की सप्लाई काट दी जाए, लेकिन रथ यात्रा नहीं रुकेगी। अब आप देखिए अदालत का रवैया, लोगों का दबाव और उसके दबाव में सरकार का फिर झुकना बार बार, लेकिन सरकार की कोशिश बार बार इस तरह की कि इस पर रोक लगाई जाए, किस तरह से हिंदुओं को दबाया जाए। लेकिन अब मैं जो ये वीडियो बनाने का मैंने जो फैसला किया वो इन सब घटनाओं के अलावा एक सबसे बड़ी घटना जो मेरी नज़र में राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो है, उसके कारण किया है। तमिलनाडु में एक जगह है तिरुवरूर। जो लोग तमिलनाडु की राजनीति को जानते हैं, डीएमके को जानते हैं, करुणानिधि परिवार को जानते हैं, वो तिरुवरूर का नाम ज़रूर जानते होंगे। ये उनका होम टाउन है करुणानिधि का, डीएमके का गढ़ है। डीएमके यहाँ सत्ता में है, लंबे समय सत्ता में रही है, आती जाती रही है, इस समय उसकी सरकार है। करुणानिधि की वहाँ तूती बोलती है, डीएमके के खिलाफ वहाँ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसी से उत्साहित होकर वहाँ त्यागराज मंदिर रथ की जो गली है जहाँ से रथ निकलता है, उस सड़क का नाम, उस गली का नाम करुणानिधि के नाम पर नामकरण कर दिया राज्य सरकार ने। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसके विरोध में आंदोलन के लिए कूद पड़े अन्नामलाई। अब अन्नामलाई मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर देखकर आपको समझ में आएगी कि करुणानिधि के घर में, उनके होम टाउन में इतनी बड़ी सभा शायद इससे पहले अगर जयललिता की हुई हो तो हुई हो, और किसी विपक्षी नेता की करने की हिम्मत, या हिम्मत की बजाय कहना चाहिए कि सामर्थ्य नहीं हुई। अन्नामलाई और बीजेपी का तमिलनाडु में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा कोई बड़ा जनाधार नहीं है। वो तीसरी नंबर की पार्टी बन गई है, लेकिन एक पुअर थर्ड है, बहुत पीछे है, डीएमके और एआईडीएमके से काफ़ी पीछे है। इसके बावजूद इस मुद्दे पर करुणानिधि के नाम पर सड़क का नाम रखने के विरोध में, वो भी करुणानिधि के गृहनगर में, ये आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है क्या? अगर इस घटना से पहले मैं आपसे पूछता कि क्या ऐसा संभव है, तो अगर मैं 1000 लोगों से पूछता तो 1000 लोग कहते कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कोई असहमति नहीं जताता, ये नहीं कहता कि ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन अन्नामलाई ने ऐसा करके दिखाया। ये घटना है 13 मई की, ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसी साल की, इसी महीने की 13 मई की घटना है। जो सभा हुई है अन्नामलाई की, उसने डीएमके की और एमके स्टालिन की नींद उड़ा दी है। उनको लग रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे चैलेंजर बनती जा रही है।
जैसे जैसे एआईडीएमके के आपसी झगड़े बढ़ेंगे, एआईडीएमके का जैसे जैसे प्रभाव घटेगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का असर, उसका प्रभाव, उसका जनाधार बढ़ने वाला है। जिस तरह से पार्टी और प्रधानमंत्री तमिलनाडु, पूरे दक्षिण पर ही लेकिन खास तौर से तमिलनाडु पर इस समय विशेष ध्यान दे रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कम से कम अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो पहले से काफ़ी बेहतर होने वाली है। लेकिन ये अन्नामलाई की जनसभा, ये जो है भारतीय जनता पार्टी में पूरे प्रदेश में उत्साह भरने के लिए काफ़ी है और डीएमके को चिंता में डालने के लिए काफ़ी है। तो ये आप फोटो देखिए, उसके बाद आप खुद ही फैसला कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।